आपने अब तक सुना पीले पन्नों से अध्याय 4 का चौथा भाग। अब आगे की कहानी के लिए सुनिए पीले पन्नों से अध्याय 4 का 5वां भाग। आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने सुना क्या खोया क्या पाया का अंश अ। अब सुनिए अंश ब। मसूरी में दिसंबर में सभी बोर्डिंग स्कूल 2 माह के लिए अवकाश कर देते थे। अवकाश से पूर्व का समय एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता था, टीचर्स की खरीद फरोख्त। ये शब्द खरीद फरोख्त मैंने बहुत सोच समझकर प्रयुक्त किया है, क्योंकि ये ही वो समय होता था जब किसी स्कूल के किसी कुशल टीचर को अन्य स्कूल संपर्क करते थे, या टीचर स्वयं सर्दी की छुट्टियों से पूर्व किसी अन्य स्कूल से नियुक्ति पत्र लेकर ही घर लौटता था। छुट्टियों के बाद उस स्कूल को ज्वाइन करने के लिए ये क्रय विक्रय 3 से 4 हजार रुपयों से अधिक वेतन, आवास की और बढ़िया व्यवस्था तथा कतिपय प्रसंगों में अनबन के कारण किया जाता था। स्टूडेंट्स इसमें कहीं नहीं थे, ना उनके बारे में कोई सोचता ही था। दिसंबर जनवरी मसूरी बर्फ से आविष्ट हो जाती थी, तो हमें अपना सारा सामान साथ लेकर ही घर आना होता था। जो सुदूर के थे वे एक बड़े कक्ष में सामूहिक रूप से सामान रखकर आते थे। छुट्टियों से पूर्व एक दिन में ग्राउंड की ड्यूटी पर था कि लंच ब्रेक में 9वीं और 11वीं के कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए। इनमें बोर्डिंग व डे स्कॉलर दोनों ही थे। उनके एक प्रतिनिधि ने मुझसे कहा, आप विंटर वैकेशन के बाद आओगे ना? मैंने कहा, पक्का। उनमें से एक डे स्कॉलर ने कहा, लेकिन हमने सुना है कि आपकी बात डैश 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 में हो चुकी है। इसमें जितने डैश गैप के साथ मैंने लगाए हैं वे स्टूडेंट्स उसी नाम से एक 19वीं सदी के आदर्श में स्थापित भारत के एक विश्व प्रसिद्ध बोर्डिंग कॉलेज, वो यही नाम प्रयुक्त करता था, परंतु था स्कूल ही का नाम ले रही थी। वो आंशिक रूप से सही थी। मसूरी का एक प्रसिद्ध कॉफी हाउस था, जहां शाम को विभिन्न स्कूल्स के टीचर्स, मसूरी के साहित्यकार व अन्य कलाकार एकत्र होते थे। ये था किसी टीचर के इधर से उधर होने का प्रस्ताव केंद्र। मुझे उधर होने का प्रस्ताव उसी कॉलेज से आया था जिसका उस स्टूडेंट ने नाम लिया था। हो सकता है उसका प्रस्तावक से लोकल होने के कारण कोई नाता हो। ये भी हो सकता है कि विगत वर्षों के अपने अनुभवों के आधार पर उसने बिना किसी जानकारी के यूं ही कहा हो, परंतु मैंने अभी कोई सहमति उधर नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? मेरे प्रस्तावक का मानना था कि मैं एक बढ़िया कैरियर को लात मार रहा हूं, जबकि मसूरी आने वाला प्रत्येक टीचर उस कॉलेज में जाने और वहां के राजसी वातावरण, जिसके एनुअल फंक्शन में बॉलीवुड के सितारे गेस्ट होते हों, अपॉइंटमेंट को लालायित रहता था। ये प्रस्तावक का मानना था, मेरा नहीं। वो ब्रोकर था और मैं टीचर। मुझे बस एक बार जाकर ब्रदर से मिलना था, या सही कहूं तो सैलरी को लेकर अपना सौदा करना था, जो पहले से ही इस स्कूल की अपेक्षा लगभग 4 हजार रुपए अधिक प्रस्तावित की जा चुकी थी। शेष उस कॉलेज का रुतबा मैं ऊपर पहले बता ही चुका हूं। इस कॉलेज के पार्टी पेशेंट्स होते हुए भी लगभग अनेक वर्षों से मेरे उस स्कूल में आने के बाद तक हिंदी डिबेट में हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ही प्रथम आ रहे थे। और सच ये है कि उन स्टूडेंट्स से मैं भावात्मक रूप से बंध चुका था।
वे किस प्रकार मेरे से बच्चों की भांति अटैच थे। जो विस्मृत कर चुके हों, कृपया पिछले भाग को पुनः सुन लें। ये ठीक है कि जिस समय उपयुक्त स्टूडेंट्स मेरे पास आए, उस समय मैं उस कॉलेज में ना जाने को लेकर दृढ़ नहीं था। ये भी सही है कि बिना किसी इंटरव्यू के वो एक अति मोहक प्रस्ताव था, जिसमें मैं लगभग 60% डूब चुका था। परंतु मेरे सामने दुनिया की किसी भी चालाकी से असंकृत अबोध व प्यारे शिशु से स्टूडेंट्स खड़े थे, जिन्हें मैं ही चाहिए था। प्रस्ताव में लगभग 60% डूबा होने पर भी उनके छुट्टियों के बाद उसी स्कूल में लौट आने के प्रश्न पर मेरे मुंह से पक्का क्यों निकला, ये दृष्टिगत रख व अपने निजी जीवन की कतिपय परिस्थितियां विचार अंततः मैंने उनसे कहा, विश्वास रखो, विंटर वेकेशन के बाद हम सब यहीं मिलेंगे। एक और बात, इस बार की 9वीं को 10वीं कराकर व 11वीं को 12वीं कराकर ही आवश्यक हुआ तो मैं किसी और स्कूल की सोचूंगा। उनमें से जितने मुझसे चिपट सकते थे चिपट गए। उनके स्नेह की सुगंध आज इन पंक्तियों को लिखते हुए ज्यों की त्यों मेरे रूम में बस गई हैं। वॉल्टेयर ने लिखा है, एवरी मैन इज गिल्टी ऑफ ऑल द गुड ही डिड नॉट डू। अधिक अच्छा होता कि मैं उस प्रस्ताव में लगभग 60% डूबा ही ना होता, परंतु और अच्छा हुआ कि परमेश्वर ने अंततः मुझे पूर्णता डूबने से बचा लिया। उस कॉलेज के ब्रदर से मिलने मैं नहीं गया। विंटर वैकेशन के बाद मैं फिर इसी बोर्डिंग स्कूल में पहुंचा, इन्हीं प्यारे बच्चों के पास। ज्योति से ज्योति। बोर्डिंग स्कूल से छुट्टियों में घर जाना और छुट्टियां समाप्त होने पर स्टूडेंट्स का लौट कर आना लगभग वैसा ही होता था जैसे वृद्धा हो जाने पर भी किसी स्त्री का ससुराल से मायके जाना और फिर एक दिन लौटकर आना। बोर्डिंग स्कूल उन्हें शिक्षित कर रहा था, उनकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था, लेकिन वो घर नहीं था उनका। मायके की स्वतंत्रता ससुराल में कहां? वे सब छुट्टियों में घर जाते तो उससे सप्ताह भर पहले ही जो रौनक उनके चेहरे पर उभरने लगती और जाने की सुबह जो पूर्णाकार लेती, उसे देखने का एक अप्रतिम ही आनंद है। जाने की सुबह वे मेस में बस आते भर, ब्रेकफास्ट टच भी नहीं करते और बस कुछ देर बैठ निकल लेते। ग्राउंड में बैठ प्रतीक्षा करते कि कब परिवारजन लेने आए। छुट्टियां समाप्त होते ही बोर्डिंग स्कूल लौटते समय उनकी स्थिति ससुराल लौटती स्त्री सी होती। फिर वही अनुशासन, फिर वही पुस्तकें, फिर वही प्रेप क्लासेस। आने के 1-2 दिन बाद तक वे प्रसंगहीन बताते कि उनके यहां फलाना चीज मिलती, वैसे मसूरी में कहां ढिमकाना चीज मिलती। अजी वैसे मसूरी तो क्या, कहीं भी कहां। आपने देखा होगा कि स्त्री ब्याह कर अगर दूसरे शहर में चली जाए तो जेवर व साड़ियों से लेकर चाट तक कुछ ऐसा नहीं होता जो उसके मायके के शहर से अच्छा तो छोड़िए आसपास भी होता हो। हमारे में जो चाट मिलती है क्या बताऊं, यहां तो कुछ भी ना है। पति बेचारा नोट जाते जाते देखता और 1-2 प्लेट उदस्त कर भी देवी जी चलते चलते बोल ही देती, अजी कुछ ना बनाते ये चाट तो हमारे यहाँ की खाना कभी। कुछ पति बेचारे चुपचाप ये भी सोचते रहते
कि यार फिर पति भी वहीं ढूंढ लेती ना। वो हमारे शहर का मुर्गा रोज अपनी जान से जाता और खाने वाले वाली को मजा ही नहीं आता। बस यही स्थिति प्रिंसिपल से लेकर हम बोर्डिंग के टीचर्स की खाने पीने आदि के संदर्भ में होती, जो उनके साथ 24 घंटे रहते थे। हम सब क्या नौकरी ही कर रहे थे वहां? क्या शिक्षक का कार्य समाज के अन्य कार्यों की भांति ही सहज है? क्या शिक्षक बनना एक सौभाग्य है या संयोग? ये वे प्रश्न हैं जो सोचने तो प्रत्येक शिक्षक को चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से समाज के प्रत्येक क्षेत्र की तरह सोच का संकट शिक्षा क्षेत्र में भी विद्यमान है। बीबीसी लंदन का रेडियो कार्यक्रम, वर्ष ठीक याद नहीं परंतु लगभग 2001 से 2004 के मध्य, भारत में सोच का संकट विषय पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुका है। बोर्डिंग स्कूल में पूरे सत्र में लगभग 4 या 5 बार बोर्डिंग स्टूडेंट्स को मसूरी घूमने की छूट मिलती थी। सीनियर क्लासेज के स्टूडेंट्स बिना शिक्षक के तथा जूनियर स्टूडेंट्स के ग्रुप साथ 3 या 4 टीचर्स होते थे। ये दिन उन बच्चों को बोर्डिंग की अति व्यस्त दिनचर्या से मुक्ति दिलाता था और आंशिक रूप से आनंद भी। सत्र 2003 के लिए जब मैं बोर्डिंग पहुंचा था तो मुझे नया रूम मिला। ये रूम प्रिंसिपल रेजिडेंस के पीछे जाती सीढ़ियों पर 8-10 रूम में से अंतिम वाला था। इन सभी में मेल टीचर्स थे। इनसे भी ऊपर फीमेल टीचर्स के रूम थे। मेरा रूम वेल फर्निश्ड था। फर्श पर व्हाइट टाइल्स, 2 फ्लोर, टेबल पर ग्रीन मार्बल, एक बेड, वॉशरूम, छोटी सी किचन। मेस इस रूम से थोड़ा नीचे ही थी। सुबह या कभी कभी शाम सफाई वाली दीदी आती थीं, परंतु सुबह की झाड़ू मैं लगा ही लेता था। बोर्डिंग के स्टूडेंट्स ठीक वैसे ही थे जैसे उनकी आयु में होते हैं। सीनियर स्टूडेंट्स आयुगत चाहतों से ठीक वैसे ही भरपूर थे जैसे उस आयु में सभी होते ही हैं। उनमें से अनेक अपनी भावनाएं मुझसे शेयर करते थे और मेरा काम था उनके विश्वास को बनाए रखते हुए उन्हें यथोचित मार्गदर्शन कराना। अनेक स्कूल्स में शिक्षक स्टूडेंट्स के इस प्रकार के आकर्षणों या संबंधों के बारे में उनकी अनुपस्थिति में आपस में चटखारे लेकर बात करते हैं, जो एक नीच प्रवृत्ति है। मुड़कर देखना चाहिए कि उस उम्र में हम कैसे थे, क्या क्या सोचते थे और अंततः कोई भी एक उम्र विशेष में होता कैसा है। और मैं तो ये भी सोचता हूं कि अंततः होना कैसा चाहिए। एक बहुत बड़े कवि व प्रोफेसर से एक पत्रकार ने कहा कि आपका बेटा मिरांडा हाउस की ओर काफी देखा जाता है इन दिनों। उन पिता ने ठहाका लगाकर कहा, इसका मतलब वो एक नॉर्मल बॉय है। ऐसा तो नहीं कि पत्रकार की बात सुनकर कवि प्रोफेसर पिता निष्क्रिय रहे होंगे। सोचता हूं उन्होंने अवश्य अपने बेटे से उसके कैरियर के लिए घातक उस चक्रों की बात की होगी जो वो लगा रहा था। परिणामतः बाद में वो नॉर्मल बॉय एक बहुत बड़ा नालायक ही नहीं, गृहस्थ भी बना। बात सही समय पर बिना बच्चों का अपमान किए उन्हें सही दिशा में मोड़ना है। किसी को अपमानित कर श्रेष्ठ फल की आशा करना व्यर्थ ही है, वो भी तब जब जो वो कर रहा हो वो कोई अपराध या पाप ना हो और हमने तो जैसे कभी किया ही ना हो। हम लोग बोर्डिंग में उन बच्चों के अभिभावक ही थे
और उससे बढ़कर थे शिक्षक, मात्र कक्षा के नहीं उनके जीवन के भी। वे यही अपेक्षा हमसे रखते हैं, सो उनकी कोमल भावनाओं का मजाक उड़ाना या अन्य को बताना तो पाप ही हुआ ना। अनेक माता पिता बोर्डिंग छोड़ने आते समय मुझसे मिलते तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स का पता चलता कि वो चुपचाप रहता भी मुझसे कितना अटैच है। वे माता पिता जब चलते हुए कहते, आप ही पेरेंट्स हो अब इसके, तो उनका ये कथन एक गंभीर दायित्व बोध से भर देता मुझे। हो सकता है कुछ को मेरी उपयुक्त बातें स्वाख्यान लगें, परंतु बोर्डिंग स्कूल के मेरे ये संस्मरण उन पाठकों को जो बोर्डिंग स्कूल में नहीं रहे, कभी ये मेरा भी पहला अनुभव ही था। बोर्डिंग स्कूल के भीतर की दुनिया से तो अवगत करा ही रहे हैं ना। अनेक बार जो हम कर नहीं सकते वो कोरा आख्यान या सही कहूं तो असंभव ही लगता है हमें, परंतु इस दुनिया में हमारी सोच से बाहर बहुत कुछ असंभव संभव में ढल रहा है। इसे ना सही करने परंतु समझने का प्रयास हमें करना ही चाहिए। स्वीकार करने के लिए तो हृदय की विशालता अपरिहार्य है। नॉन बोर्डिंग शिक्षक और बोर्डिंग स्कूल के शिक्षक की दिनचर्या में तनिक अंतर होता है, परंतु शिक्षक का समग्र कर्तव्य दोनों प्रकार के स्कूल्स में सभी देशों और सभी कालों में एक ही है और रहेगा, ज्योति से प्रज्वलित करना। पीले पन्नों से संस्मरण मसूरी के एक बोर्डिंग स्कूल के। अफेयर्स टीचर्स के। टीचर्स में लगभग 50% अविवाहित थे। सामान्यतः पोस्ट ग्रेजुएशन से कम कोई था नहीं, तो वे आयु के जिस दौर में थे वहां प्रेम एक नैसर्गिक चाह थी। उस आयु में अधिकांश को किसी से भी प्रेम हो सकता है, परंतु लड़कियां तो होती हैं, बचपन से ही समझदार और समझदारी जुड़ी होती है गणित से। लगभग प्रत्येक अनमैरिड मैडम जानती थी कि बोर्डिंग स्कूल का जॉब एक अस्थाई जॉब है, जबकि प्रत्येक अनमैरिड सर उसी अस्थाई जॉब में अपने सपनों का महल बनाना चाहता था, जो तब तक भला कैसे संभव था जब तक सपनों से बाहर जीने वाली नायिका उपस्थित हो। प्रेम का इन सब बातों से कोई संबंध नहीं, परंतु पेट का है। सो बोर्डिंग में अनमैरिड टीचर्स के लव अफेयर्स ना के बराबर थे। घूमना फिरना, खाना, आउटिंग और बात थी, जिसे नायक संभावना के रूप में देखता था और नायिका सिर्फ टाइम पास के रूप में। अब कहते हैं कि एकाध पुष्प तो मरुभूमि में भी खिल ही जाता है। सो दो प्रेम प्रसंग एक तरफा गंभीर प्रेम से मुझे याद आते हैं। एक की नायिका सांवली, दुबली और सौम्य थी और नायक ठीक उसके विपरीत। दोनों में क्रमशः गंभीरता व उच्छृंखलता। मेरी समझ में नायिका की बुद्धि नहीं आती थी। दोनों भिन्न धर्मों के, ये पता नहीं कि किस प्रकार, परंतु बोर्डिंग स्कूल के प्रत्येक टीचर को नायिका के सीरियस लव और नायक के नॉर्मल बिहेव का पता था। लव का यूं अन्य को पता होना एक हानिकारक बात है। अन्य टीचर्स नायिका को उस नायक का नाम लेकर छेड़ते। वो मुस्काती, नायक को कोई कुछ नहीं कहता था। मैं क्योंकि स्कूल के शनिवार को होने वाले इवनिंग इवेंट में कविताएं सुनाता था, तो नायिका को लगा कि उसके दर्द की दवा मेरे पास है।
साहित्यकारों को पता नहीं लोग क्यों प्रत्येक मर्ज या कहो दर्द का इलाज मान लेते हैं। वे बेचारे खुद जाने कितने दर्दों से बेदर्द होकर खिलाड़ी बने होते हैं। बस इसी गलतफहमी में नायिका मेरे रूम पर आई और नायक का नाम लेकर बोली, वो मुझे इग्नोर क्यों करता है? मैंने कहा, इसका सही उत्तर तो वो ही दे सकता है। वो चुप बैठी रही। फिर वो बोली, वो कहता है उसके पेरेंट्स तैयार नहीं होंगे मैरिज को। मुझे पहली बार नायक गंभीर लगा। शाम को जब कभी मैं माल रोड जाता, वो अपने जैसों के साथ वहां बहुत आती जाती महिलाओं को घूरता, मुड़कर देखता, आदि आदि करता दिखता। ये हरकतें वैसे तो लगभग 95% पुरुषों के नॉर्मल चीप बिहेव का हिस्सा हैं, परंतु मैं उसे उस सौम्य नायिका से जोड़कर देखता तो सोचता, यार किस पर फिदा है? मुझे लगा नायिका से ही पूछा जाए, वो नायक में क्या देखती है। पूछा तो उत्तर मिला, सर वो कितना स्मार्ट है, एकदम गोरा, कितना स्टाइलिश। इसके बाद वो क्या बोली मुझे सुनना बंद हो गया। मेरा नायिका के बारे में विचार गलत निकला। प्रेम के लिए जो बातें वो बता रही थी वो कितनी क्षीण थी। वैसे भी मेरे पास उसके रोग का कोई इलाज तो था नहीं। मैंने उसे नींद आने की बात कही, वो चली गई। बाद में पता चला नायक के माता पिता की इच्छा से विवाह किया। नायिका की कोई जानकारी नहीं मिली। दूसरा प्रकरण भी लगभग ऐसा ही था, जिसमें नायिका छोटी सी और नायक तकड़ा सा। भिन्न धर्म के तो नहीं थे, परंतु प्रदेशों में बहुत अंतर भाषा में भी। नायिका अति सीरियस किस्म की और नायक ठीक उसका उल्टा। नायिका का आना जाना नायक के होम टाउन में भी होने लगा। नायिका एक बार अपनी 2 सखियों के साथ मेरे रूम पर आई तो उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, आपके रूम से जुराब की बू नहीं आ रही। मैंने पूछा, आनी चाहिए क्या? आपको पसंद है क्या? वो सीरियस होकर बोली, नायक का नाम कि रूम से तो बहुत आती है। मुझे लगा मामला यहां भी गड़बड़ है। आपको नायक के रूम से जुराब की बदबू आती है तो ये आप अन्य को क्यों बता रही हैं? ये किसी संवेदनशील संबंध का अपमान है। प्रेम के पंछी ही नहीं, ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो एक की बात दूसरे को, दूसरे की बात इसे उसे, यहां वहां कहीं भी बताता है, ये कहकर कि अरे आपको क्या पता, उस इवेंट में मैं तो उसके साथ ही था। किसी भी प्रकार के रिलेशन में ये गोपनीयता भंग की आदत अंततः संबंध की लील जाती है, क्योंकि एक ना एक दिन जिसकी गोपनीयता भंग की गई उसे ये पता चल ही जाता है। व्यक्ति के अकेलेपन का यही एक बड़ा कारण है। इस नायिका को नायक से बहुत शिकायतें थीं, फिर भी वो उसे प्यार करती थी। ऐसा वो और उसकी सखियां मानती थी, मैं नहीं। नायक ने नायिका के संबंधों का फायदा उठाकर देश के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में नौकरी पाई, जहां नायिका के सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं थी। नायक वहां चला गया। नायिका अब मेरी अति लघु मित्र मंडली 4 सदस्यीय का हिस्सा थी। भिन्न भाषा होने के कारण मैं उसकी भाषा के शब्द सीखता। हमारी मित्र लघु मंडली शाम को घूमने जाती। पिक्चर पैलेस पर एक समोसे व जलेबी वाले की शॉप थी, जो हमारे पहुंचते ही 4 पैकेट्स में एक समोसा व जलेबियां हमें दे देता और हम लोग लैंडोर तक निकल जाते। इस प्रेम कहानी का अंत हुआ नायक के विवाह से। जीवन संगनी ये नायिका नहीं थी।
भावनाएं मनुष्य होने की परिचायक हैं, परंतु वे किसके लिए हैं और किसे अर्पित हैं, इसका विचार अपरिहार्य है। मनुष्य की विडंबना ये है कि वो प्रेम पाना चाहता है, करना नहीं। करना एक उदात्त क्रिया है और इतने उदात्त होने के लिए गहरे संस्कार होने आवश्यक हैं। जो भी प्रेम संबंध सबको उजागर हो, उसकी गंभीरता पर मुझे शक होता है। आप अपनी सबसे बहुमूल्य संपदा प्रदर्शित करते तो नहीं घूमते ना। उपर्युक्त दोनों प्रकरणों की दो बड़ी कमी क्या थी? एक, उनका सार्वजनिक होना। दूसरा, उनकी नायिकाओं का नायकों के विषय में ये जानते हुए भी कि वे अंततः गंभीर व्यक्तित्व नहीं है, मात्र उनके बाह्य रूप पर मिटना। प्रेम एक गंभीर भावना है जो सब में पाई ही नहीं जाती। पराया प्रेम संबंध भोग के अवचेतन से शुरू होते हैं और एक या दो भोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। अनेक प्रेम संबंध मित्रता से शुरू होते हैं, परंतु किसी कारणवश वे यदि अपने लक्ष्य, भारत में तो बस विवाह, को नहीं प्राप्त कर पाते तो घोर शत्रुता में परिवर्तित हो जाते हैं। चार्ल्स सेलेबो कॉल्टन ने लिखा है, फ्रेंडशिप ऑफ्टन एंड्स इन लव, बट लव इज फ्रेंडशिप नेवर। बोर्डिंग स्कूल में अनेक प्रेम संबंध बहुत आदर्श प्रकार के भी थे। बिना किसी उम्मीद के, बिना स्वार्थ के, बिना यूज मिसयूज के, लाइक माइंडेडनेस और रिगार्ड से भरे। अनेक डिवोर्सी टीचर्स अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते थे, या कम से कम लवर्स तो बहुत ही सुंदर। परंतु जालिम जमाना, व्यक्तिक विवशता, अनेक भावुक उत्तरदायित्वों आदि के कारण ऐसे संबंध रेसिप्रोकल रिस्पेक्ट से आगे ना बढ़ सके। लियो टॉल्स्टॉय ऐसे ही प्यारे संबंधों के लिए लिख गए हैं, रिस्पेक्ट वॉज इन्वाइटेड टू कवर द एम्प्टी प्लेस वेयर लव शुड बी। आप सुन रहे थे पीले पन्नों से अध्याय 4 का 5वां भाग। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए पीले पन्नों से अध्याय 4 का 6वां भाग। धन्यवाद।